यहाँ पे हम लोग क्या करने आए हुए हैं, अपना एग्जाम क्लियर करने आए हैं। चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, चाहे एनटीपीसी दे रहे हैं, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप एग्जाम क्लियर करने आए हैं। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उस टाइप से। तो जो भी हम हर क्लास में बोलते हैं, चाहे पहले हम बीपीएससी में भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो हर क्लास में हम बोलते हैं एक बात, मेरे क्लास के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, जैसे जो भी टॉपिक पढ़ाए, जितना ही पढ़ाए, उसका तुम जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उसका पिछले साल का, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल का क्वेश्चन उस टॉपिक का जरूर देखना। ठीक है, उससे तुमको अंदाज होगा कि भाई क्लास से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, यह भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना ये भी पढ़ा। तो साथ में आप पिछले साल का क्वेश्चन, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, उस टॉपिक पे जाके उस पिछले साल का आपको क्वेश्चन करना है, तभी आपको फायदा होगा ना। आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या करना है, यहाँ फिजिक्स सीखने नहीं आए हैं, क्या करना है, एग्जाम क्लियर करने आए हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो पहले हेडिंग डालिए फिजिक्स की, उसमें लिखिए, आवाज अभी भी कट रहा है ना, नहीं घुमाने से मतलब नहीं, उस पास से नहीं, बीच बीच में चला जा रहा है, पता नहीं। देखो लिख के देखो, फिजिक्स प्राकृतिक विज्ञान की, फिजिक्स प्राकृतिक विज्ञान की, फिजिक्स या भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है, फुल स्टॉप। जिसमें मैटर तथा एनर्जी, जिसमें मैटर तथा एनर्जी और उसके क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तुम लोग के एग्जाम के हिसाब से कुछ पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हम लिखवा दे रहे हैं, उस पर ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग पेरीफेरी, मतलब कि जो एक्स्ट्रा छोटा मोटा जो बच जाता है, जिसको मिसलेनियस बोलते हैं, वो पार्ट करेंगे। तो लिख लो, फिजिक्स में निम्नलिखित, फिजिक्स में निम्नलिखित महत्वपूर्ण खंड है, फिजिक्स में निम्नलिखित महत्वपूर्ण खंड है। ठीक है, पहला लिखो लाइट, यानी कि हिंदी में प्रकाश। ठीक है, दूसरा लिखो जनरल फिजिक्स या जनरल भौतिकी। तीसरा लिखो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। चौथा लिखो हीट यानी कि ऊष्मा। ठीक है, पांचवा लिखो साउंड यानी कि ध्वनि। ठीक है, दोनों नहीं लिखो, बात नहीं समझ रहे हो तुम लोग, सब लोग दोनों लिख रहे हैं, कुछ लोग जो हिंदी में मीडियम वाले, हम दोनों जान के बोल रहे हैं, वैसे टाइम टेकिंग होगा, फिर लगेगा कि छूट रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। तुमको हिंदी सूट कर रहा है तुम हिंदी लिखो, तुमको इंग्लिश सूट कर रहा है तुम इंग्लिश लिखो। बात समझ रहे हो ना, जिसको जो पसंद है उस हिसाब से लिखो। हम दोनों बता रहे हैं ताकि इस पूरे क्लास को समझ में आए। बात समझ रहे हो, तो इसका मतलब तुम दोनों मत लिखने लगो, नोट्स बना के कहीं बेचने नहीं जाना है, अपने काम के लिए पढ़ना है। तो हमको जो अच्छा लग रहा है वही पढ़ेंगे। बात समझ रहे हो ना? हाँ आ जाओ, लेट आओ तो प्लीज हमसे पूछा मत करो, क्लास उससे डिस्टर्ब होता है। ठीक है, आके पीछे बैठ जाओ जहां बैठना है। साउंड तक हम लोग लिख चुके थे, ध्वनि। लास्ट लिखो मैग्नेट यानी कि चुंबकत्व।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग किससे शुरू करेंगे? लाइट यानी कि प्रकाश, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। इससे काफी, ये चैप्टर देखोगे ना तो फिजिक्स का काफी क्वेश्चन लाइट यानी कि प्रकाश पे फोकस रहता है। ठीक है, इसी के वेरिएशंस आते हैं। तो लाइट क्या है? जो प्रकाश तुम यहां पे देख पा रहे हो, किसी को भी, एक दूसरे को देख पा रहे हो, लिख पा रहे हो, सूरज से जो आ रहा है सब क्या है? लाइट है, यानी कि प्रकाश है। ठीक है, तो हेडिंग डालो लाइट यानी कि प्रकाश। इसको फिजिक्स में ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स। तो इसमें क्या है बेसिकली, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? लाइट से रिलेटेड या उसकी विशेषताएं, उसी के बारे में, प्रकाश के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें लिखो, यह भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, यह भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं गुणों को, प्रकाश की प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अभी तक हम जितना कुछ भी लिखवाए या बताए, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्या है? अब बता दिए, अभी तक तो जो लिख लिया सब बोल रहे हैं कि भाई ये क्या लिखवा रहे हैं। तो ये था तुम्हारा लेयरिंग, ये था तुम्हारा बेस की, हाँ इस पे हम स्टैंड करेंगे। अब मेन टॉपिक जहां से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा अब शुरू हो रहा है। बात समझ रहे हो? कोई भी जब सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो शुरू में एक लेयरिंग डाला जाता है, बेस। वो बेस पता होना चाहिए कि भाई पढ़ क्या रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है, इससे रिलेटेड आ रहा है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये समझने के लिए ये लेयरिंग हम डाले थे। अब सबसे पहले लिखो कि प्रकाश किस तरह का वेव है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें लिखो प्रकाश एक, पॉइंट वाइज लिखना, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंग्लिश वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग यानी कि वेव है। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा यहां से बनता है। क्वेश्चन तुमसे डायरेक्ट इसी टाइप से पूछेगा कि ऑप्शंस दे देगा कि क्या है लाइट। तो अगर दे दिया, मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है और मोर देन एबव है, तो क्या बोलोगे उसको? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब लोग बोलोगे, सब वही बोल रहे हैं। चौथा ऑप्शन भी सुने थे क्या? मोर देन एबव। मोर देन एबव समझ लो ना, इनमें से ज्यादा, ऊपर वाले में से। तो ये एक सिर्फ जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? मोर देन अबव। बात समझ रहे हो? तो इस बात से एक बात और हम समझे कि जब क्वेश्चन कोई आता रहे, भले हम लोग को हड़बड़ी में बहुत सारा क्वेश्चन करना है, सारे ऑप्शंस पढ़ना मत भूलना। जान के ऐसे एग्जाम्स में ट्रिक करते हैं कि पहला ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो पता है सही है, जो बहुत आसान सा है, जो तुमको लग रहा है सही है, और तुम हड़बड़ा के ए ऑप्शन मार्क कर दिए, बीसीडी पढ़े ही नहीं। बीसीडी जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि भाई उसमें तो और भी ऑप्शन था, इसीलिए इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो? एग्जाम में हड़बड़ी में ऐसे ही गलती करके आते हैं और फिर बाहर हम लोग माथा पकड़ते, जा ये भी गलत करके आ गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चन होता है ना कि जो लगता है कि अब गलत कर दिया तो फिर चांस नहीं है। कुछ क्वेश्चन होता है इजी, उसमें आप अगर गलत कर दिए या बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन में, फिर आप कितना भी तोप आदमी है, बाहर एक्स्ट्रा कितना भी आप बना लीजिए, अगर आप बेसिक क्वेश्चन में गलत कर रहे हैं तो क्लियर होने का आपका चांसेस बहुत कम हो जाता है। डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। अभी एग्जाम दे के नहीं आए हो, देना है, तो इसीलिए तरीका बता रहे हैं। दो चार लोग यहां दुखी दुखी सा लग रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा क्या
ऐसा नहीं होना है, यही बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को एग्जाम में ये चीज ध्यान देना है, बात समझ रहे हो, ठीक है। अब ये जो है क्या है, तरंग है, तरंग है यानी कि वेव है। वेव का क्या फॉर्मेट होता है, इस टाइप से होता है, जिसमें इसको जो ऊपर वाले पोजीशन है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ यानी कि लैम्डा क्या होगा, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का बीच की दूरी को हम लोग लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ बोलते हैं। या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की दूरी, जरूरी नहीं है कि क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी, क्योंकि क्रेस्ट और ट्रफ में सेम डिस्टेंस होता है, तो एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की दूरी भी को भी, डायग्राम समझ गए ना, ये यहां तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। वेव थोड़ा मेरा नीचे हो गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ। ये भाई वेव लेंथ जो वर्ड है ना, ये तरंग दैर्ध्य, ये आपको बहुत आगे परेशान करेगा। इसी वर्ड से आपको बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन आएगा। जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो इसके बारे में बहुत कुछ समझेंगे। इसीलिए ये आपको जानना जरूरी है कि लैम्डा होता क्या है भाई। कोई भी लाइट जो होता है वो एक वेव है। वेव जो है मतलब ऐसे ऐसे चलेगा, समुद्र का वेव भी हम लोग देखें ना, ऐसे ऐसे चलता है। तो वेव जब कोई भी चलता है तो उसका तरंग दैर्ध्य यानी कि उसका वेव लेंथ कितना उसका लेंथ है वेव का, ये निकालने को लैम्डा हम लोग बोलते हैं। वो कितना होता है, तो ऊपर गया नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, तो एक ऊंचाई की दूसरी ऊंचाई से दूरी को हम लोग, या एक नीचे वाले पॉइंट को दूसरे नीचे वाले पॉइंट से कंसेक्यूटिव एक दूसरे के पॉइंट से दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसका वेव लेंथ यानी कि लैम्डा बोल रहे हैं। ये डायग्राम बना लो, ये यहां तक जा रहा है, बात समझ रहे हो ना, यहां तक एंड पॉइंट, बीच बीच वाले पॉइंट से। क्रेस्ट मतलब क्या हो गया, जो सबसे हाइट वाला पॉइंट है, और ट्रफ मतलब क्या हो गया, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है। अब इसमें लिखो दो लगातार क्रेस्ट, दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ, जिसको गर्त भी बोल सकते हैं। दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ यानी कि गर्त के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। तरंग द में एकार आधा ध, फिर य और य के ऊपर आधा र, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, दो क्रेस्ट की दूरी या दो ट्रफ की दूरी यानी कि दो गर्त के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। अब भाई तरंग दैर्ध्य जब हम बोल रहे हैं, लेंथ बोल रहे हैं, उसको दूरी बोल रहे हैं, तो वो किसमें मापा जाएगा, किलोग्राम में मापा जाएगा, नहीं तो किसमें मापा जाएगा, मीटर में मापा जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो भी चीज पढ़ेंगे, उसमें हम उसका एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसका एसआई यूनिट क्या है इसका एसआई मात्रक क्या है। तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। लेकिन तुम कहीं भी पढ़े होगे तरंग दैर्ध्य, अगर कभी भी पहले कहीं पढ़े होगे, तो उसको मीटर में नहीं जनरली लिखा जाता है, उसको किस में लिखा जाता है, कोई बता सकता है? हर्ट्ज में नहीं, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। एंगस्ट्रॉम को इसको हम लोग एक के ऊपर एक अंडा बना देते हैं, उसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्यों एंगस्ट्रॉम में होता है, यह बता सकता है कोई? ज्यादातर जगह क्यों एंगस्ट्रॉम में होता है? हम बोल रहे हैं कि उसका एसआई मात्रक जो तरंग दैर्ध्य का होता है वो मीटर होता है। लेकिन जब भी तुम वेवलेंथ कभी भी पढ़ोगे, जब भी कभी किसी तरंग दैर्ध्य किसी का पढ़ोगे, जैसे वायलेट लाइट का कितना तरंग दैर्ध्य होता है,
या बैंगनी बैंगनी लाइट का कितना तरंग दैर्ध्य होता है। तो वो आंसर ज्यादातर जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में दिया रहता है। यहां से बताए बहुत सारे लोग, पीछे से भी आंसर बताओ कि एंगस्ट्रॉम में दिया होता है। ये देखे हो कभी? नहीं भी देखो कोई बात नहीं, कोई देखे हो तो वो बताओ कि एंगस्ट्रॉम में क्यों दिया होता है ज्यादातर जगह। वेरी गुड, फ्रंट पे सबसे अच्छा, क्योंकि जनरली जो वेवलेंथ होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है, वो बहुत छोटा होता है ना। कोई भी चीज का तरंग दैर्ध्य, भाई यहां से यहां कर दिए तो 1 मीटर आधा मीटर बन गया, लेकिन तरंग दैर्ध्य तो भाई दिख नहीं रहा, इतना छोटा है। तो वो बहुत छोटा यूनिट है। तो बहुत छोटा यूनिट है तो वो इसीलिए एंगस्ट्रॉम में होता है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। बात समझ रहे हो? वेवलेंथ जो होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, जब वेव की बात करते हैं, जब तरंग की बात करते हैं, बहुत छोटा होता है, तो उसको इसीलिए हम लोग एंगस्ट्रॉम में बोलते हैं, क्योंकि एंगस्ट्रॉम खुद में एक क्या यूनिट है? बहुत छोटा यूनिट है। ठीक है, तो लिखो, परंतु याद रखें, फुल स्टॉप के बाद, परंतु याद रखें कि तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। परंतु याद रखें कि तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये साइन है उसका, एंगस्ट्रॉम का। अब लिखो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, नीचे लिखो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसी को सेंटीमीटर में कोई बताएगा? 10⁻⁻8, 10⁻⁸ मीटर। अच्छा, कोई नैनोमीटर में पीछे से बताओ, आगे से नहीं, पीछे से कोई बताओ नैनोमीटर में क्या लिखेंगे इसको? पीछे से लास्ट 2-3 लाइन से बताओ, इधर के भी 2-3 लाइन से लास्ट। 1 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कितना लिखेंगे? नहीं बता रहे हो कोई पीछे से? सिर्फ 10 होगा। जस्ट तुम, डायरेक्शन सही था, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। वो सिर्फ 10 नहीं, वो सिर्फ 0.1 हो जाएगा। तुम 1 0 इधर बढ़ाए, 1 0 पीछे बढ़ाना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ होता है। एंगस्ट्रॉम बोल रहे हम 10⁻⁻10 है, मतलब ये 10⁻⁻1 यहां बचेगा। 10⁻⁻1 क्या होता है? 0.1। ये समझ रहे हो ना? 10⁻⁻1 मतलब क्या हुआ? 1/10। 1/10 मतलब क्या हुआ? 0.1। ये बात समझ में आ रहा है? जब भी माइनस होता है मतलब वो 1/, उसमें नीचे चला जाता है। ये सबको क्लियर है यहां तक ये बात? ठीक है, तो ये तीनों यूनिट लिख दो। ज्यादातर जगह तुमको जब लाइट हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में जब पढ़ेंगे, तो या तो एंगस्ट्रॉम का यूज करेंगे हम लोग तरंग दैर्ध्य के, या नैनोमीटर का यूज करेंगे। क्वेश्चन में इन्हीं का वेरिएशन पूछता है। जब पूछता है तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई तुम्हारा विजिबल लाइट जो दिख रहा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो दिखने वाला लाइट कितना, उसका तरंग दैर्ध्य कितने से कितने तक है। अब वहां पे क्या कंफ्यूज करेगा? कभी वो एंगस्ट्रॉम में दे देगा और तुम रट के गए हो नैनोमीटर में, तुम रट के गए हो एंगस्ट्रॉम में, वहां नैनोमीटर में दे दिया है। तो तुमको वहां पे कन्वर्ट करना है, उसमें से एक में से भी उसमें से ये ऑप्शन नहीं मार्क कर देना है कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, वहां पे कन्वर्ट करना है हम लोग को। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है कभी वो नैनोमीटर में पूछा, कभी एंगस्ट्रॉम में पूछा, कभी मीटर में पूछ ले। तो सारे यूनिट को, अब ये नहीं कि सबको अलग अलग रट रहे हो, बात समझ रहे हो ना? वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क, हम लोग को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ज्यादा हो रहा है, बात नहीं समझ में आ रहा है? सब ऐसे भौचक्का सा देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा रिस्पांस दो, हाँ हूं मैं, कि हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, हम लोग को सब कुछ नहीं रटना है। 5 अगर यूनिट है तो पांचों यूनिट का इंडिविजुअली नहीं रटना है। एक बार कन्वर्जन रट लेंगे कि किससे कितना होता है, किसमें कितना माइनस होता है, तो उससे हम बाकी सारे का निकाल सकते हैं। एक बार हम तरंग दैर्ध्य रट लिए तो बाकी का निकाल लेंगे कि किसी में भी हम नैनोमीटर में रटे, भाई एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है, वहीं पे हम उसको क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को
मतलब स्मार्ट वर्क करना है। ये बेवकूफ की तरह एक रट्टूमल होता है ना, रट्टूमल की तरह, तोता की तरह, ये एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर नैनोमीटर नैनोमीटर, इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा समझ समझ के आगे भी। ये तो बहुत बेसिक स्मार्ट वर्क है, ये सब लोग करता होगा इतना तो। और आगे के सेंस में भी हम बता रहे हैं कि आगे भी जहां जहां स्मार्ट वर्क यूज कर सको वहां वहां करना है। यही फर्क होता है क्लियर और नॉन क्लियर में, ठीक है ना। चलो ये समझ में आ रहा है सबको। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। प्रकाश एक क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और दूसरे क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है और साथ में ट्रांसवर्स वेव भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, हिंदी में आवृत्ति। ठीक है, इसमें लिखो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में चक्कर की, 1 सेकंड में चक्कर की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में चक्कर की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 सेकंड में कितनी बार ये वेव ट्रेवल कर लिया है, कितना चक्कर मार लिया है, एक पूरा चक्कर, उसको हम लोग जितना भी चक्कर मारा है टोटल उस 1 सेकंड में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, या आवृत्ति बोलेंगे। जैसे अगर मान लो कि इसको हम बोले कि भाई यहां से वहां तक, यहां से वहां तक दौड़ो, 1 सेकंड में कितनी बार यहां से वहां तक जाके आ सकते हो। जो जाके आना हुआ वो इसका क्या हो गया, मान लो ये यहां से दीवार तक जा रहा है, इस दीवार तक, और दीवार से वापस आ रहा है, तो दीवार तक जाने और आने को क्या बोलेंगे हम लोग उसका। अगर ये एक वेव है, एक तरंग है, तो उसको क्या बोलेंगे, यहां से दीवार तक गया और दीवार से वापस तक आया, उस दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग। तो नहीं समझ रहे हो तुम लोग, फ्रीक्वेंसी कैसे बोलेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, यहां से दीवार तक गया और दीवार से वापस तक आया, उस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे। अगर दीवार से आ रहा है जा रहा है, दीवार से आ रहा है जा रहा है, तो दीवार से दीवार तक गया और वापस आया, उसको क्या बोलेंगे, उसका वेवलेंथ बोलेंगे ना। वो कितना दूरी हुआ उसका लैम्डा बोलेंगे ना। नहीं समझ में आया। वेव कितनी बार अगर रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो कितनी बार में एक जो रिपीट करने वाला सेक्शन है वो एक सेक्शन पूरा 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 कर ले, उसी को तो हम लोग उसको तरंग दैर्ध्य या उसका वेवलेंथ बोल रहे थे। वेव ऐसे चलते जाएगा, इसमें बड़ा सा बना देते हैं, ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एक बार जो पूरा कंप्लीट कर लिया, यहां से लेके वापस यहां तक पहुंच गया, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, उस दूरी को वेवलेंथ बोल रहे थे। तो यहां एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से हम बता रहे हैं कि यहां से दीवार तक गया, दीवार से वापस यहां आया, दीवार से गया वापस आ रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। अगर वो एक वेव है, उसको इंसान नहीं हम मान रहे हैं, उसको हम तरंग मान रहे हैं, ठीक है। हम एक तरंग है, मान लो, हम ही को मान लो हम एक तरंग है, हम वेव है, हम इस दीवार तक जा रहे हैं आ रहे हैं, इस दीवार तक जा रहे हैं आ रहे हैं, तो मेरा एक बार जाके आने तक को क्या बोलेंगे हम, उसको वेवलेंथ। और 1 सेकंड में हम कितनी बार आना जाना करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब बात समझ में आया। इसी को यहां पे फिर से समझाते हैं, उसको रियल वर्ल्ड से समझने में ज्यादा आसानी होता है। जो तरंग जो चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो एक ऊंचाई से दूसरा ऊंचाई, मतलब एक पूरा सेक्शन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, उसका वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य बोल रहे थे। और हम बोल रहे हैं कि ये जो चलना है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जो हो रहा है, 1 सेकंड में कितनी बार हो जा रहा है टोटल, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। बात समझ में आ रहा है आप सबको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, आवृत्ति को प्रायः एन, स्मॉल एन ये, कॉमा एफ, कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल भी हो सकता है इसमें, एफ कॉमा लास्ट वाला क्या लिखे हम, म्यू। वी नहीं है, वो म्यू है। ये हम डिजाइनदार वी नहीं लिखने का कोशिश किए हैं, कैलीग्राफी का क्लास नहीं चल रहा है। वी के लिखना होता तो ऐसे लिखते, इसको हम जान के ऐसे टेढ़ा करके ऐसे लिखे हैं,
म्यू, म्यू म्यू। हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी बहुत जगह होता है म्यू, और ऐसे भी होता है, ठीक है। तो जब ऐसे वाले साइन में म्यू है तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी है, ऐसे वाले साइन में उसका कुछ और मतलब होता है, इसीलिए हम ये वाला साइन सिर्फ लिखवाए हैं, ठीक है। दोनों को हम प्रोनाउंस म्यू ही करते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये फ्रीक्वेंसी के लिए डिनोट होता है, यानी कि आवृत्ति के लिए ये वाला साइन डिनोट होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। इसमें प्रोनाउंस दोनों को म्यू ही कर रहे हैं, लेकिन इस वाले को फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो है ये आगे बताएंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए करते हैं, आएगा आगे, ठीक है। इसको म्यू, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू न्यू। हाँ साउंड एक ही जैसा करता है म्यू न्यू, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, ये आवृत्ति के लिए है तुम्हारा, और ये दूसरे चीज के लिए, ये आगे आएगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज होता है लाइट में, अलग अलग जगह इसका अलग अलग वो यूज होता है, ठीक है। आवृत्ति का सबसे, अब जब भी एक हम यूनिट पढ़ रहे हैं तो उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक पढ़ेंगे। तो यहां से जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे, क्या है आवृत्ति का एसआई यूनिट, हर्ट्ज, ठीक है। तो लिखो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, HERTZ, और उसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल H स्मॉल z लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये पूछे हुए है, ये बीपीएससी तक पूछे हुए है, सिविल सर्विस वाले में भी, कि भाई आवृत्ति का क्या एसआई मात्रक है। तुम कोई भी एग्जाम दोगे, कितना भी कोई भी मतलब कहीं से भी कहीं का मतलब किसी भी रेंज का तुम एग्जाम दे रहे हो, एसआई मात्रक फिजिक्स है तो एसआई मात्रक उसका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। हर चीज का एसआई मात्रक वो जरूर पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो तरंग वेग यानी कि वेव स्पीड, वेग यानी कि स्पीड, तरंग वेग यानी कि वेव स्पीड, ठीक है। इंग्लिश में वेव स्पीड, हिंदी में तरंग वेग। क्या हुआ, हाँ वेग वेलोसिटी स्पीड, वही वेलोसिटी लिख लो, ठीक है। तो इसमें लिखो एक सेकंड में, एक सेकंड में तरंग द्वारा, एक सेकंड में तरंग द्वारा की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। ठीक है, पीछे स्पीड वेलोसिटी, वेग ऐसे वेलोसिटी होता है, लेकिन क्या होता है यहां पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर एंड स्केलर, तो हम बताएंगे कि वेक्टर जो होता है, वेग जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी, और स्पीड जो होता है वो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आगे हम लोग बताएंगे, ठीक है। इसलिए इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं पहले। तो तरंग वेग मतलब क्या हो गया, कितना उसका वेलोसिटी है, कितना इसका स्पीड है, तो वो क्या हो गया, मतलब एक सेकंड में कितना दूर चल पाएगा। मतलब जो हम ये आगे पीछे कर रहे थे, एक सेकंड में हम कितना दूर तक कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस हम एक सेकंड में कितना कर पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसका तरंग वेग यानी कि वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो तरंग वेग इक्वल टू लिखो v इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसको कर दो, छोड़ो, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा, ये फॉर्मूला है तुम्हारा, इससे तुम्हारा न्यूमेरिकल भी बनेगा, ठीक है। अच्छा जल्दी से हमको इसका बता दो कोई वेलोसिटी का एसआई यूनिट, मीटर, मीटर स्क्वायर, हाँ मीटर पर सेकेंड, लड़की लोग की साइड से ज्यादा सही आंसर आ रहा था, मीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब आ गया, लेकिन मीटर पर सेकेंड नहीं आया।
तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। बेसिक फिजिक्स में हम लोग पढ़े ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसका क्या होता है, सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड हो जाता है, इसीलिए इसका लिख लो, तरंग वेग का एसआई मात्रक तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। हाँ सेम होगा ना, उसी का हिंदी इंग्लिश बोल रहे थे ना, स्पीड का भी सेम होगा, वेलोसिटी का भी सेम होगा, मीटर पर सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक वेक्टर और स्केलर का होता है, वो टॉपिक पे हम आएंगे अच्छे से, वो बता देंगे तुम लोग को कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। जिसमें डायरेक्शन भी होता है वो वेक्टर होता है, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी लाइट पे रहो, फोकस रहो, जब हम लोग जनरल मैकेनिक्स में आएंगे तब उसको उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां तक क्लियर है तुम लोग को, यहां तक कोई डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट नहीं आ रहा है। यहां से मेरा क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार का वेव है, वो वाला क्वेश्चन बनेगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और दूसरा अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव है। दूसरा हम लोग पढ़े कि भाई वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की दूरी को हम लोग वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य बोल रहे हैं। उसका एसआई मात्रक हम लोग पढ़ लिए, क्या होता है, मीटर। उसका हम लोग कन्वर्जन देख लिए कि भाई उसमें ज्यादातर यूज होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, ये आगे ये ज्यादा काम आएगा ये चीज कि एंगस्ट्रॉम क्यों यूज कर रहे हैं कन्वर्जन, क्योंकि ये तुमसे नहीं पूछेगा 1 एंगस्ट्रॉम बाबू बताओ कितना होता है, पूछा है ये भी पूछे 1 एंगस्ट्रॉम, लेकिन अब ये बहुत बार पूछ चुका है, इतना बेसिक नहीं पूछता है वो। जनरली अब पूछेगा कि तुमसे स्पीड, जो तुम्हारा लाइट दिखने वाला लाइट है उसका क्या वेवलेंथ है, उसका क्या तरंग दैर्ध्य है, तो कहां से कहां तक है, उसी में कभी वो एंगस्ट्रॉम में पूछ देगा, कभी नैनोमीटर में पूछ देगा, कभी मीटर में पूछ देगा। तो तुमको कन्वर्जन इसीलिए आना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम से फटाफट हम नैनोमीटर में कर लें, नैनोमीटर से मीटर में कर लें, ये कन्वर्जन हमको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े उसके बाद, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। इसमें हम लोग क्या बोले कि एक सेकंड में कितनी बार चक्कर लगा लेता है उसको हम लोग आवृत्ति, और उसी से मिलता जुलता हम लोग वेलोसिटी यानी कि वेग पढ़े, जिसमें कि एक सेकंड में वो कितनी बार कितनी दूरी तय कर लेता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है और एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो अगर चक्कर कितना लगा रहा है वो होगा तो क्या होगा, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होगा, जिसको हम लोग न्यू से भी बोलते हैं और एफ से भी बोलते हैं और स्मॉल एन से भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग वेलोसिटी पढ़े यानी कि वेग पढ़े। वेग में हम लोग फॉर्मूला क्या देखे उसको, उसका फॉर्मूला वेग का बराबर क्या होता है, एन लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी यानी कि तरंग दैर्ध्य इंटू वेग इज इक्वल टू क्या हुआ, ये क्या है, और ये आवृत्ति और ये तरंग दैर्ध्य। ये बात नहीं समझ में आया, एन लैम्डा जो लिखवाए थे उसको लिख लो, जो लोग को नीचे लिखना चाहते हो, वेग इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, ठीक है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां तक सबको क्लियर हो गया, सबका एसआई यूनिट हम लोग देख लिए, इसका भी एसआई यूनिट देख लिए, ये बहुत पूछे हुए, इसका एसआई यूनिट जो है हर्ट्ज होता है, ये बहुत बार पूछे हुए फ्रीक्वेंसी का, बहुत सारे एग्जाम में, बहुत बार मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछता ही रहता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रकाश, जो हम लोग का सूर्य का चंद्र का प्रकाश होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रकाश, लाइट ही है एक तरह का प्रकाश, इसी में हम लोग कुछ कुछ जो तुम्हारा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उस टाइप का लिख पाएंगे, ठीक है। पहला लिखो, पॉइंट वाइज लिखना इसमें, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में अवरक किरण यानी कि इंफ्रारेड रे, इंग्लिश में इंफ्रारेड रे यानी कि अवरक किरण होती है जिस कारण
जिस कारण वस्तु सूर्य के प्रकाश से जिस कारण वस्तु सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखे, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें अवरक किरण यानी कि इंफ्रारेड रे होता है, उसी के कारण तुम्हारा जो सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या होता है, गर्म होता है। जो अभी पिला रहा है ना बाहर, दरभंगे में हो ना, देहरादून में तो है नहीं, हम लोग बाहर निकलते होगे तो जलते होगे ना तुम लोग भी, हालत खराब होता है ना दिन में, तो वो क्यों हालत खराब हो रहा है, सूर्य के प्रकाश के कारण हो रहा है। और उसी में क्या है, इंफ्रारेड रे है, जिसके कारण हम लोग को गर्मी लगता है। देखो क्वेश्चन जो होता है ना यही बनेगा, ये पूछेगा कि क्यों गर्म होता है। तुमसे हम बार बार बोल रहे हैं कि तुम्हारे आसपास की चीजों से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन वो कहीं और से नहीं लेता। वो जनरली क्या करता है, क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो क्या देखना चाहते हैं कि तुम कितना दिमाग खोल के रखे हो, अवेयर हो, कितना कितना ज्यादा तुम्हारा दिमाग खुला है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये तुम्हारे अंदर प्रवृत्ति है कि नहीं जानने के लिए। ये प्रवृत्ति तभी तो तुम कैसी पोजीशन पे जब पहुंचोगे तो तुम्हारा जो काम है उसको अच्छे से तुम कर पाओगे। तुम्हारे अगर काम में कोई गलती हो रहा है या कोई और कुछ गलती कर रहा है तो तुम उसको पकड़ पाओगे। ये तुम में अगर इस टाइप की प्रवृत्ति होगी तभी ना, तो यही प्रवृत्ति एग्जाम में देखता है वो लोग। हम लोग समझते हैं कि रटना है रटना है रटना है, या जो भी है पढ़ना है, जो लोग समझ रहे हैं रट रहे हैं जो भी है, लेकिन वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, अगर क्यों और कैसे पे चले जाओगे तो एग्जाम क्लियर करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो आसपास की चीजों जो फेनोमेना है, चाहे तुम्हारा करंट अफेयर्स भी पकड़ लो, सबसे अच्छा एग्जांपल उसका क्या है, करंट अफेयर्स। उसमें तो साफ दिखता है कि भाई जो हो रहा है वो पूछ रहा है, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है ना इसका, जो हो रहा है। तो बाकी चीजों में भी जो हो रहा है, गर्मी तुमको लग रहा है, अभी गर्मी बढ़ा हुआ है तो पूछ सकता है क्यों गर्म है। नहीं नहीं और भी कारण है, लेकिन ये वन ऑफ द कारण बता रहे हैं कि गर्म होने का, वो अवरक उसमें होता है। ठीक है, वन ऑफ द रीजंस उसका ये है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन क्या बनेगा उसके बाद, कितनी टाइम लगता है सूर्य के किरण को वहां से यहां तक पहुंचने में, तो क्या होगा इसका बताओ, 8 मिनट 20 सेकेंड या 19 सेकेंड कहीं कहीं दिया रहता है। ठीक है, अगर तुम्हारा 8 मिनट भी दिया है उसको भी कई एग्जाम सही माना है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम एक वो देखे थे यूपी पीसीएस में पूछे हुआ था क्वेश्चन, यूपी वाले पीसीएस में, कि वो कितना मिनट लगता है, उसमें 8 मिनट का एक ऑप्शन था, 4 ही ऑप्शन था उसमें, 8 मिनट 60 मिनट 6 मिनट 5 मिनट, इस टाइप से 4 ऑप्शन था, तो उसमें क्या मार्क करते, 8 मिनट। सेम क्वेश्चन बिहार कॉपी कर लिया बीपीएससी। ठीक है, बहुत मजेदार बताता है, सेम क्वेश्चन बिहार कॉपी कर लिया बीपीएससी, 7 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 5 मिनट जो भी था, 4 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन 8 मिनट था। और बिहार में क्या होता है, बीपीएससी में एक कौन सा ऑप्शन होता है, 5वां ऑप्शन एक रहता था बीच में पीछे, वो क्या रहता था वो ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक। बीपीएससी लोग 8 मिनट मार्क करके आगे, बहुत लोग। बीपीएससी भी अपना जो 2 आंसर की निकालता है, कोई भी एग्जाम होता है उसका 2 आंसर की निकालता है। आंसर की समझते हो ना, कि आंसर का है, पहले एक आंसर की निकालता है, उसके बाद बोलता है कि भाई उसको चैलेंज करो। ठीक है, तुमको लग रहा है कि ये आंसर की गलत है तो तुम चैलेंज करो, फिर बीपीएससी उसको ठीक करके एक नया आंसर की निकालता है ना। तो बीपीएससी पहले आंसर की में उसको 8 मिनट वाले को सही माने हुआ था। बहुत स्टूडेंट क्लेम कर दिया कि ये तो 8 मिनट 19 सेकेंड होता है, तो वो उसको सेकेंड आंसर की में जो है वो उसको चेंज करके क्या कर दिया, उसको 8-19 तो था ही नहीं उसमें ऑप्शन, उसमें तो ऑप्शन हम बताए ना, यूपी पीसीएस से वो लोग चोरी किया था वो क्वेश्चन, सेम ऑप्शन था, एग्जैक्टली सेम ऑप्शन था, और ऑप्शन भी चोरी कर लिया वो लोग। 8 मिनट वहां आंसर था, यहां भी 8 मिनट कर दिया, और लास्ट में क्या हुआ, वो आंसर नहीं हो गया, क्योंकि सेकंड आंसर की में उसका आंसर आ गया, इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये एग्जांपल इसलिए समझाएं कि अगर सिर्फ 4 ऑप्शन है और वहां 8 ही मिनट दिया है तो 8 मिनट को भी सही सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर 5 ऑप्शन है तो तुमको जहां पे नन ऑफ द अबव है तो 8 मिनट 19 सेकंड के आसपास, 8 मिनट 20 सेकंड 8 मिनट 19 सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसी को चुनना है। बात समझ में आ रहा है तुम्हारा? ये बीपीएससी में मतलब वही बोलते हैं कि आंख बूंद करके चोरी करना जो होता है ना वो भारी पड़ जाता है, वही हुआ, बीपीएससी आंख मूंद करके यूपी का चोरी कर लिया, आंसर भी चोरी कर लिया, बाद में आंसर चेंज करना पड़ा। एक तरह से ये तो बेइज्जती है ना, इतनी बड़ी संस्था का आंसर बार बार आप बदलना पड़ रहा है।
देखना सेम ऑप्शन सेम है एग्जैक्टली हम इसीलिए ये वर्ड को बोल रहे हैं कि चोरी किया एग्जैक्टली सेम ऑप्शन है और सेम आंसर दिया था ये हमको लगता है पिछले के पिछले साल किया था ये काम ठीक है तो इसमें लिखो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड 8 मिनट 19 सेकेंड यानी टोटल सेकेंड में कितना हो जाएगा 499 सेकेंड का समय लगता है ठीक है बहुत बेसिक सा बात है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन जो है ना चाहे तुम बीपीएससी का एग्जाम पकड़ लो चाहे एनटीपीसी का सब में इस टाइप का क्वेश्चन ये इस टाइप का बहुत आता है ये मतलब एकदम अभी का भी याद हो गया है आई थिंक सो एक क्वेश्चन तुम लोग का बन गया है क्या हाँ पूछ सकता है अगर नहीं पूछा होगा हम देखे नहीं है कि पूछा है कि नहीं पूछा है देखो वो होता है अगर यहां जो किरण वो गर्म होता है वो ये है बाकी तुमको न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण गर्म होता है ठीक है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें कि फ्यूजन रिएक्शन होता है उसके कारण होता है ठीक है तो वो जब हम वहां पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे ठीक है अभी इतना ध्यान रखो कि इंफ्रारेड वन ऑफ द रीजंस है ठीक है नहीं भी पूछा है तो पूछ सकता है तुमको अब ये नहीं ना बोलोगे एक एक टॉपिक हम जो पढ़ा रहे हैं वो अगर पूछने जाओगे कि सर ये पूछा है ये तो बेवकूफी वाला सवाल हो जाएगा है ना तुमको एक कॉन्सेप्ट ओवरऑल दे रहे हैं उसमें से कुछ पूछ सकता है कुछ पूछा है जो पूछा है सिर्फ वही पढ़ाएंगे तो फिर फायदा क्या है तुम्हारा कुछ नया पूछेगा तो फिर एग्जाम में क्या करके आओगे ठीक है तो थोड़ा ओपन माइंड से पढ़ो क्लोज माइंडेड होके मत पढ़ो ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना बताओ 1.3 या वो राउंड ऑफ करके होता है एग्जैक्ट ऐसे लिखा जाए तो 1.3 भी सही लिख सकते हो या 1.28 8 को राउंड ऑफ करोगे तो वो 3 हो जाएगा ना ये इसको राउंड ऑफ करने से 5 से ज्यादा होता है तो ये बढ़ जाता है ना तो ये 1.3 बन जाता है तो 1.28 सेकेंड लगता है 1.3 अगर ऑप्शन में दिया है तो वो भी सही होगा क्यों अच्छा 8.19 था और यूपीपीसीएस 8 जो दे रहा था चार ऑप्शन में 8 भी उसका क्यों सही था क्योंकि उसको 1 को राउंड ऑफ अगर करेंगे तो ये 8 ही रहेगा मतलब 9 को राउंड ऑफ किया तो 8.2 हो जाएगा 8.22 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 ही बन जाएगा लेकिन जब ऑप्शन मोर देन अबव है इसीलिए नन ऑफ दीज का था इसीलिए बीपीएससी में गलत हुआ यूपीपीसीएस में भी वो क्वेश्चन गलत नहीं था अगर 4 ऑप्शन में था तो ये बात समझ रहे हो ना कि राउंड ऑफ कर सकते हैं उसमें तो जैसे ये 1.3 बोल रही थी तो अगर 1.3 तुम्हारे ऑप्शन में है तो उसको सही मान सकते हो ठीक है नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट पॉइंट जब किसी माध्यम का घनत्व हर जगह बराबर हो जब किसी माध्यम का घनत्व हर जगह बराबर हो तब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है
ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर किसी माध्यम का घनत्व एक जैसा है तभी प्रकाश तुम्हारा सीधी रेखा में करती है। अब इससे क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये ऑप्शन दे दिया, ठीक है, और उसमें ऑप्शन दे दिया कि सही है गलत है, इस टाइप से ऑप्शन दे दिया। तो हमेशा अगर वर्ड है तो वो गलत हो जाएगा। जब एक ही माध्यम में है तब, जैसे ही माध्यम बदलेगा, माध्यम मतलब क्या हुआ, जैसे अभी प्रकाश मान लो हवा में चल रहा है, हवा एक माध्यम है जिससे गुजर रहा है, जिसको इंग्लिश में हम लोग मीडियम बोलते हैं। जिस चीज से वो गुजर रहा है उसको हम लोग माध्यम या मीडियम बोल रहे हैं। अभी हवा में गुजर रहा है, भाई पानी के अंदर भी लाइट डालोगे तो दिखता है ना, नीचे में थोड़ा दूर तक दिखता है, तो या बाल्टी में लाइट डालोगे तो नीचे तक पूरा दिख रहा है, बाल्टी में एक सिक्का डाल दो और लाइट मार रहे हो तो दिख रहा है ना सिक्का, लाइट नहीं भी मार रहे हो, यहां धूप में रोशनी में रख दे रहे हो तो दिख रहा है ना सिक्का। मतलब प्रकाश क्या है, पानी के अंदर भी चल रहा है, प्रकाश तुम्हारा वैक्यूम में भी चल रहा है, वैक्यूम से आ रहा है जो, ठीक है, तो प्रकाश अलग अलग मीडियम में चलता है, तो किसी एक माध्यम में उसका जो होता है वो सीधी रेखा में होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो सीधी रेखा से बदलता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो हम लोग आगे इसको भी बताएंगे कि कैसे बदलता है, वो इधर होगा या उधर होगा। इधर मतलब एक नॉर्मल हम लोग लेते हैं, उससे पास आएगा या दूर आएगा, ठीक है। एनीवे, अभी एक माध्यम में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर एक किसी माध्यम में प्रकाश चल रहा है तो कौन सी रेखा में चलेगा, वो सीधी रेखा में चलेगा। नेक्स्ट इसी में लिखो, इस बात को, कुछ बोल रहे थे क्या यहां से, इस बात को प्रकाश की, इसी में है, इस बात को प्रकाश की सरल रेखीय गमन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो प्रकाश है ये बहुत छोटे छोटे पैकेटों से बना होता है, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। एनर्जी पैकेट जो होता है, ऊर्जा का छोटे छोटे पैकेट से बना होता है, जिसको हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, उससे बना होता है ये जो प्रकाश की जो किरण होती है। और ये बात सबसे पहले किसने बताया था, दो ही लोग हम लोग का जीवन खराब किया है, तो एक तो तुम निपटा दिए वो नहीं है, तो दूसरा कौन है, न्यूटन। जीवन हमारा फिजिक्स का मतलब अच्छा किया है, मजाक में हम लोग स्कूल में बोलते थे ना कि ये दो भाई साहब नहीं आते हो तो इतना नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन अगर ये दो भाई साहब नहीं आए होते तो इतने सारी सुविधाएं नहीं होती हमारे पास, ठीक है। तो भले हम लोग मन से गाली देते थे स्कूल में, लेकिन रियल वर्ल्ड में एक्चुअली ये दो भाई साहब आए तभी हमारा जिंदगी इतना सरल हुआ। लेकिन स्टूडेंट के लिए तुम अभी भी दे सकते हो, अगर स्टूडेंट फेज में हो तो तुम्हारा जिंदगी जो न्यूटन भाई साहब खराब किए थे वही बताए थे कि ये प्रकाश जो होता है छोटे छोटे फोटॉन्स से बना होता है, ऊर्जा पैकेट से बना होता है। तो नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिख रहे हो ना, हम लोग पॉइंट वाइज लिखवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया, सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है, छोटे छोटे कणों से बना है, कणों। थोड़ा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन मेरा उतना अच्छा नहीं है, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। कणों से बना है, कणों, ठीक है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है जो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इस टाइप का एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि इसने ये मतलब ये भी फेनोमेना जो है, ये जो भी फेनोमेना है ये किसने बताया। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है तुम्हारा एसएससी में आता है कि ये जो फेनोमेना है ये किसने बताया। तो इस टाइप से अगर पूछेगा कि सीधी रेखा वाला, फोटोन वाला भी आगे हम अभी बता दिए, फोटोन वाला भी जो है वो भी न्यूटन ने ही बताया था, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है, 1921 में। सब लिखवाएंगे हम।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया, पहले न्यूटन ने ही बताया कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में, कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में, श्वेत मतलब व्हाइट, 7 रंग होती है। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होती है। इन 7 रंगों को क्या बोलते हैं? 7 रंगों को विबग्योर कहते हैं। इन 7 रंगों को विबग्योर, ये है बीच में, ये दीवार के कारण बीच वालों को नहीं दिख रहा है क्या? VIBGYOR, विबग्योर कहते हैं। थोड़ा उस टाइप से एडजस्टमेंट रखो ना कि एटलीस्ट मिडिल पार्ट ऑफ द बोर्ड तुम लोग को दिखे। ठीक है, सिटिंग उस टाइप से रखना कि बीच का पार्ट एटलीस्ट दिखे तुम लोग को। ठीक है, जिसमें V होता है नीचे लिखते जाओ, V इज इक्वल टू वायलेट, हिंदी में बैगनी। I जो हो गया वो हो गया तुम्हारा इंडिगो, यानी कि हिंदी में आसमानी। वायलेट यानी कि बैगनी, आई मानी कि इंडिगो माने कि आसमानी। ठीक है, बी हो गया तुम्हारा ब्लू यानी कि नीला, जी यानी कि ग्रीन यानी कि हरा, वाई येलो यानी कि पीला, ओ ऑरेंज यानी कि नारंगी, और आर रेड यानी कि लाल। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दिए, बेसिक बात है मतलब। ठीक है, ये विबग्योर जो है ना, इसमें बहुत कुछ आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसी विबग्योर का, इस विबग्योर से रिलेटेड बहुत सारा तुम्हारा जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी एनटीपीसी जितने भी होते हैं, इसी के वेरिएशन में बहुत कुछ पूछेंगे। ये विबग्योर जो है ना, अभी तुमको बहुत रुलाएगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास तक आई थिंक वहां पहुंचेंगे हम। कभी बोलेगा कि भाई किसका आवृत्ति ज्यादा है, कभी बोलेगा किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, कभी किसका स्पीड ज्यादा है, कभी किसका एनर्जी ज्यादा है इसमें से। तो ये चीज बहुत सारा पूछेगा। कौन सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, कौन सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है, प्रिज्म से क्रॉस कराओगे तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा। ये इसी एक से मतलब 50 क्वेश्चन आता है साल भर में अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, अलग अलग स्टेट और सारा मिला लो, सेंटर का सारा एग्जाम मिला लो, तो लगभग 50 क्वेश्चन इसी एक विबग्योर से रुला देता है। ठीक है, तो इसका एक हम लोग शॉर्टकट वे में बताएंगे कि एक तो समझा देंगे पहले, और शॉर्टकट वे में याद करने का तरीका भी हम बता देंगे। ठीक है, अभी पॉइंट वाइज चलते रहो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सबसे पहले ह्यूजेन ने प्रकाश के सिद्धांत का, सबसे पहले ह्यूजेन ने प्रकाश के सिद्धांत का व्याख्या किया, नेक्स्ट लिखो। सबसे पहले थॉमस यंग ने, सबसे पहले थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया, व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया। देखो ये सबसे ना तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन, हम बार बार बोल लेंगे, ये सबसे तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये किसने दिया, ये किसने दिया। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है तुम्हारा शॉर्ट, क्योंकि तुमको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन जहां बनाना रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारा डाला रहता है, बेसिक क्वेश्चन कि भाई ये सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो एग्जाम के लिए डायरेक्ट तुमको ये याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। एग्जाम पर्पज से हमको ये याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, क्योंकि इससे डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या, आवाज क्यों चला जा रहा है।
ठीक है, हम लोग क्या क्या बोले सबसे पहले कि हम लोग डिस्टेंस देख लिए, सॉरी टाइम देख लिए, ठीक है। उसके अलावा इंफ्रारेड होता है जिससे गर्म होता है, ये देख लिए, टाइम दोनों देखे हम लोग। सन का रे यहां पहुंचने के लिए सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी, ठीक है, जिसमें 499 सेकेंड और 1.28 सेकेंड रेस्पेक्टिवली दोनों का हम लोग बताए, सन एंड मून का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोले कि भाई प्रकाश एक माध्यम में, ये इंपॉर्टेंट है, एक माध्यम हम वर्ड बोले हैं, बाद में हम रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो कोई बोलेगा कि सीधी रेखा में नहीं चल रहा है यहां, तो एक माध्यम में जो है वो सीधी रेखा में चलता है। ये बात कौन बताया सबसे पहले? तुम्हारा न्यूटन ने बताया कि वो सीधे रेखा में गमन करता है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन भाई साहब ने भी बताया कि श्वेत रंग का प्रकाश जो होता है, जो व्हाइट कलर का लाइट होता है, जो उसमें क्या होता है, टोटल 7 रंग होता है, जिसको हम लोग विब ग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोले कि भाई ह्यूजेन भाई साहब ने सबसे पहले सिद्धांत दिया कि प्रकाश के सिद्धांत का व्याख्या किया सबसे पहले, और थॉमस यंग ने सबसे पहले व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं, अब न्यूटन पढ़े तो हम लोग आइंस्टाइन आना ही है, ठीक है। उस समय हम एक चीज हम गलत बोल दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले, हम न्यूटन सीधी रेखा वाला बात, जो फोटोन वाला हम बात बोल रहे थे, वो आइंस्टाइन ने दिया था। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। वो आइंस्टाइन होगा, ठीक है। यहां से जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक ये फोटॉन्स में होता है, वो आइंस्टाइन था। वहां पे हम न्यूटन देख लिए तो हम न्यूटन बोल दिए, वो आइंस्टाइन का था कि जो पैकेट्स में होता है वो है। नोट्स में तुम लोग का सही लिखा हुआ है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सबसे पहले आइंस्टाइन ने, सबसे पहले आइंस्टाइन ने 1905 में, सबसे पहले आइंस्टाइन ने 1905 में व्याख्या किया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल से बने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आइंस्टाइन ने 1905 में व्याख्या किया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल से बने होते हैं, जिसे फोटॉन कहते हैं। इस बात को, फुल स्टॉप के बाद, इस बात को फोटॉन सिद्धांत भी कहते हैं। इस बात को फोटॉन सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि फोटॉन थ्योरी, ठीक है। लाइट जो है वो छोटे छोटे बंडल यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी से बना होता है, जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं, और इस सिद्धांत को हम लोग को आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। और वो जो एनर्जी होता है वो होता है तुम्हारा E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा के बराबर, ठीक है। एक फोटॉन में जो एनर्जी होता है वो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। पहले लिखो, हेडिंग डालो फोटॉन थ्योरी। एक चीज, अच्छा बाद में बताएंगे ये चीज, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब बहुत लोग इस चीज को गलत करके आते हैं, इसलिए एक बात दिमाग में अचानक से आ गया कि जो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था वो किस चीज के लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए, और उसमें ऑप्शन देता है तुम्हारा E इक्वल टू MC स्क्वायर। बचपन से हम लोग E इक्वल टू MC स्क्वायर तो पढ़े ही है, E इक्वल टू MC स्क्वायर सब पढ़े ना बचपन में, और कुछ याद नहीं हो, बचपन का एक फॉर्मूला तो याद है फिजिक्स का, इज इक्वल टू MC स्क्वायर, तो वो दिमाग में हम लोग को इतना बैठा है ना कि लगता है उसी के लिए नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज एक्चुअली उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में मिला था, ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक, फोटॉन थ्योरी, हेडिंग डालो फोटॉन थ्योरी। ठीक है, इसमें लिखो एनर्जी ऑफ फोटॉन,
यानी कि फोटोन का ऊर्जा। फोटोन थ्योरी हेडिंग है, इसमें लिखो नीचे एनर्जी ऑफ फोटोन, ई एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोन का ऊर्जा, हिंदी में एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं, तो फोटोन का ऊर्जा इक्वल टू एच म्यू, पहले ये लिखना E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, पहले एच म्यू हम बोल दे रहे, नहीं दिख रहा, तो E इज इक्वल टू एच न्यू जो वहां पे लिखे थे, जो फ्रीक्वेंसी वाला है, और फिर लिखो इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्या हुआ? अच्छा नहीं समझ में आ रहा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, पीछे लिख पा रहे हो ना, ये चीज नहीं भी दिख रहा है जिसको पीछे से बोर्ड, अगर तो बात समझ में आना ना, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच स्मॉल एच इंटू न्यू जो वहां पे देखे थे फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का यूनिट, फिर नीचे लिखो इक्वल टू एच बाई एच इंटू सी बाई लैम्डा जो तरंग दैर्ध्य का था, और एच तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट हम लिखवा रहे हैं, यहां एच इक्वल टू, यहां एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट PLANKS, प्लैंक्स एपोस्ट्रोफी एस कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। कोई भी चीज जैसे होता है कांस्टेंट, मतलब क्या होता है कि वो हमेशा फिक्स होगा, उसका वैल्यू वो हमेशा इतना ही रहेगा, इसका वैल्यू h का वैल्यू जो है हमेशा इतना ही रहेगा। कांस्टेंट जब भी होता है ना, बेसिक मैथ्स का हम बता दे रहे हैं, जब भी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है, ये बेसिक मैथ्स में हम लोग पढ़े ना कि x बढ़ेगा y बढ़ेगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, हम जो लोग पूछ रहा था कांस्टेंट क्या होता है उसके लिए बता रहे हैं। तो जब भी यहां पे इक्वल टू लाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट डालते हैं c, बात समझो, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, ये इनवर्सली मतलब समझ लो ना, x बढ़ेगा तो y घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा, तो जब भी इसको इक्वल टू साइन में लाते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट डालते हैं c, जो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है उस इक्वेशन के लिए। वैसे ही इस इक्वेशन के लिए जो है h जो है हमेशा फिक्स्ड होगा, जिसको कि प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में है, उसका एक वैल्यू है जो लिखवा रहे हैं, इक्वल टू, क्या कोई बता सकता है क्या है वैल्यू? 6.62 इंटू 10 टू पावर 23 34 को कौन बोल रहा था? वेरी गुड, लास्ट, सबसे लास्ट बेंच से सबसे सही आंसर आया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिख लो इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, टेन के ऊपर माइनस 34, 10 टू द पावर माइनस 34 नहीं समझ रहे हो क्या? तो कंफ्यूजन क्या हो रहा है बीच में? और यूनिट कोई बता सकता है प्लैंक्स कांस्टेंट का? लंबा हो जाएगा यूनिट, 2 यूनिट है वो, मतलब पहाड़ा नहीं पढ़ना है कि बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा सा यूनिट है भाई, लंबा नहीं हो रहा है। जब बोलेंगे तो खुद शर्म आएगा कि भाई इसको हम लंबा बोल लेते। कोई इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड, JS। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं जूल सेकेंड। ठीक है, म्यू इक्वल टू लिखो, क्या लिखोगे? म्यू इक्वल टू आवृत्ति, जो h न्यू लिखे हैं यहां पे, ये इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। नेक्स्ट लिखो c, लिखो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की चाल। भाई ये सही बताओ कोई इधर से,
3 इंटू 10⁸ और क्योंकि ये स्पीड है, क्योंकि ये चाल है, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये लिख लो c इज इक्वल टू प्रकाश की चाल यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां, निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। हर जगह 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं है, ये सिर्फ वैक्यूम में है, अलग अलग जगह अलग अलग स्पीड हो जाता है। ठीक है, पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 इंटू 10⁸ नहीं होता है, निर्वात में होता है। ठीक है, सबका लिखवाएंगे, पानी का हवा में भी अप्रोक्सीमेट हम लोग वही मानते हैं। ठीक है, लेकिन स्लाइट चेंजेस होता है, लेकिन उसको हम लोग वही मानते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मानते हैं। ठीक है, इसको लिख लो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में, यानी कि इंग्लिश में वैक्यूम में डबल होता है, VACWM। लैम्डा इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर प्रकाश का जो है आवृत्ति वो बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका ऊर्जा जो है क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। अच्छा 90% लोग, हम क्या बोल रहे हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं न्यू बढ़ेगा तो प्रकाश का ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा ना। तुम तरंग दैर्ध्य से कंफ्यूज हो रहे हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा था, ये लैम्डा से कंफ्यूज हो रहा था। ये तरंग दैर्ध्य ये नीचे है, ये अगर बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या है, घटेगा। हम क्या पूछ रहे थे, न्यू। न्यू अगर बढ़ेगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पूछ रहे थे, ये अगर बढ़ेगा तो ऊर्जा जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें लिख लो एक लाइन, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने से फोटॉन की ऊर्जा बढ़ती है। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने से फोटॉन की ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे। पहले एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेन पढ़ेंगे कि भाई जब विबग्योर होता है, इसमें किसका, कहां लिखे हम विबग्योर, आगे लिखूंगा ना। हाँ, ये विबग्योर जो है इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका है। अब भाई सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका है, ये जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा। एक में क्लास खत्म नहीं हुआ है, बाद में डिस्कस कर लेना। 2 सेकंड बैग में बाद में पैक कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, खत्म होने तो उसके बाद पैकिंग पे और गप पे आना। ठीक है, 2 मिनट शांति में बना लो, बाद में डिस्कस कर लेना कि सर बहुत चाट दिए या नहीं चाटे। ठीक है, 10 मिनट बाद डिस्कस कर सकते हो ये। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये विबग्योर जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें वायलेट का सबसे ज्यादा ऊर्जा होगा कि रेड का सबसे ज्यादा ऊर्जा होगा। ये जानने के लिए हम लोग को क्या होगा, ये हम जानने के लिए किसका सबसे ज्यादा हम लोग को फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति है, ये जानना पड़ेगा। या जिसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य है, ये जानना पड़ेगा। ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होगा, ये जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, या तो सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी है वही, जिसका आवृत्ति सबसे ज्यादा है उसी का सबसे ज्यादा ऊर्जा होगा, या जिसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य है यानी कि वेवलेंथ जिसका सबसे कम होगा उसका ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि मेरे फॉर्मूला में ये भी तो हम देखें, इज इक्वल टू hc/λ। यहां की लैम्डा जो है मेरा क्या है, नीचे है, तरंग दैर्ध्य जो है वो मेरा नीचे है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। तो नीचे है तो वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी घटेगा, और जैसे जैसे वो कम होगा वैसे वैसे ऊर्जा जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे कि क्या बढ़ेगा क्या घटेगा नेक्स्ट क्लास में, किसका सबसे ज्यादा है किसका सबसे कम है। एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन, फोटोन थ्योरी कौन दिया है, आइंस्टाइन ने दिया है। फोटोन थ्योरी मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है छोटे छोटे बंडल से बना होता है, जो ऊर्जा होता है जिसमें, जिसको हम लोग फोटोन, उस फोटोन का ऊर्जा बराबर h म्यू यानी कि hc/λ हो रहा है। ठीक है, और उसका h जो है वो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। हो सकता है इसका वैल्यू भी पूछ सके, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। कांस्टेंट का यूनिट भी तो पूछ सकता है,
जैसे यूनिट बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं, तुम प्रीवियस ईयर देखोगे यूनिट इन लोग का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो फटाक से उसमें हो जाता है। तुमको फास्ट क्वेश्चन भी देना होता है ना, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम घंटों सोच रहे हो, उसमें दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी में वो कभी नहीं यूनिट पूछेगा, लेकिन एनटीपीसी, एसएससी, ये सब में जो तुम्हारा है वो यूनिट टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, उसमें तो ये यूनिट हर चीज का, तो कांस्टेंट का भी पूछ सकता है। ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू भी पूछ सकता है, कांस्टेंट क्या है ये सब कुछ हम लोग समझ गए। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? अब बताओ, कोई डाउट है कुछ तो? नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो कुछ भी। यहां देखो, हम लोग को बात समझो, पढ़ने का स्टाइल हम लोग को ये रखना है कि क्वेश्चन क्या है, बार बार हम क्वेश्चन ओरिएंटेड, ये तुमसे पूछ सकता है, ये तुमसे पूछेगा, ये पूछ चुका है, इस टाइप से हम ज्यादातर पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग को फिजिक्स में पीएचडी नहीं करना है, हम लोग को क्लियर करना है एग्जाम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? आई होप तो या तो किसी को कुछ नहीं समझ में या सबको सब कुछ समझ में आया। ठीक है, क्या न्यूमेरिकल भी यहां पूछ सकता है, बेसिक न्यूमेरिकल। तुम डिपेंड कर रहा है किस एग्जाम के लिए, यहां तो मिक्स्ड क्राउड है ना, कौन से एग्जाम, यहां तो सारा सीईटी वाले भी हैं, एसएससी वाले भी हैं, एनटीपीसी वाले भी हैं, आरआरबी वाले, एनटीपीसी आरआरबी, क्या एसएससी वाले भी हैं, मिक्स्ड क्राउड होगा, एसएससी सीजीएल वाले भी होंगे यहां पे। तुम लोग अगर एसएससी सीजीएल भरोगे तो बाकी एग्जाम नहीं भरोगे, बात है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एसएससी सीजीएल पढ़ेंगे बाकी नहीं पढ़ेंगे। जब तुम एसएससी सीजीएल पढ़ रहे हो, सिमिलर टाइप का एसएससी सीएचएसएल है, सिमिलर टाइप का तुम्हारा बिहार एसएससी है, सिमिलर टाइप का तुम्हारा एनटीपीसी रिलेटेड है, सिमिलर टाइप का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बैंकिंग एग्जाम्स है, हल्का डिफरेंट आ जाता है। बैंकिंग एग्जाम में थोड़ा सा उनका करंट वाला जो होता है वो बैंक वाला ज्यादा पूछते हैं, उसका कुछ नहीं है, कैप्सूल पढ़ लोगे उससे हो जाता है। तो जब तुम एसएससी के बैच में हो तो तुम सारा एग्जाम दे रहे हो, ये मत सोचो कि हम सिर्फ एक एग्जाम दे रहे हैं। साल भर में अगर मिनिमम 10 से 15 एग्जाम नहीं दिए तो तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, मिनिमम 10 एग्जाम तो दो ही। हो सकता है कुछ लोग के व्यू से अलग मिलता हो, कुछ लोग बोलते हैं कि शायद नहीं, एक ही जिस पे फोकस कर रहे हो वही एग्जाम दो। मेरा कहना है कि जितना एग्जाम दे सकते हो उतना दो, उससे तुम्हारा प्रैक्टिस होता है। घर में कितना भी टेस्ट सीरीज बना लो, जो एग्जाम में निकलता है ना, वर्ड हमको नहीं मिल रहा है, वो एक हालत जो होता है ना, समझ गए ना, तो वो होता है, तो वो एग्जाम प्रैक्टिस से जाता है। जैसे जैसे तुम एग्जाम जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा तुमको वो चीज आएगा लाइव एनवायरनमेंट में। यहां तो टेस्ट सीरीज होगा ही, घर पे भी दोगे ही तुम, उसके अलावा लाइव एनवायरनमेंट में देना। ठीक है, चलो अब लोग बेचैन हो रहे हैं पीछे, चलो थैंक यू।